हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास पहला कौन सा है, फटाफट देख लीजिए आप लोग। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज द हेडलाइट ऑफ अ मोटर व्हीकल्स गेट डीम व्हेन इट स्टार्टेड। मतलब ये है कि अगर हम मोटर को देखें, अगर कार को हम देख लेते हैं, कार को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में जो हेडलाइट्स होती है कार की वो डीम क्यों हो जाती है। जैसे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट डीम क्यों हो जाती है, इसका रीज़न हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गूगल बाबा के ऊपर, यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो समझते हैं पहले इसको। टू स्टार्ट अ कार द स्टार्टर नीड हाई इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ स्टार्टर इज ऑपरेंट ऑन the starter motor draw a large current resulting in a large potential drop in the battery which reduce the thermal voltage of a battery, therefore the car light will dimmed। मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिएगा, देखिए होता क्या है, यहां पर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देखिएगा, यहां पर हम बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं आपके लिए बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बैटरी, ओके, बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। उसके बाद हम इंजन बनाएंगे, इंजन के बाद अपनी हेडलाइट्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, टेंशन ना लो। चलिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ओके, तो ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। अब मैं यहाँ पर अब सब चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो भाई साहब, ये जो है ये है हमारी बैटरी, ठीक है, बैटरी है हमारे पास। ये जो हमारे पास है ये है हेडलाइट, माफ़ कीजिएगा, हेडलाइट है हमारी ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो है ये है हमारा इंजन। ओके, ये क्या है, हमारे पास इंजन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिएगा, अगर मान लो लाइट चालू है, मान लो लाइट चालू है, तो यहाँ पर इंजन बंद होगा। स्टार्टिंग में मान के चलते हैं लाइट हमारे पास चालू है, इसका मतलब क्या है, बैटरी से करंट कहाँ पर जा रहा है, बैटरी से करंट डायरेक्ट लाइट के पास जा रहा है। लाइट चलने में करंट यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम बोल रहे हैं कि हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो गाड़ी को स्टार्ट करने में क्या होगा, करंट यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा। ये देखो, यहाँ से भी करंट जाएगा, इसको ये इस तरह से, तो अब करंट इधर भी जाएगा। तो क्या था, पहला करंट यहाँ पर जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, करंट इधर भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पोटेंशियल ड्रॉप। बैटरी के पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल में अगर ड्रॉप होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल में अगर ड्रॉप होता है तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट डीम हो जाएगी। ओके, आया समझ में। पहले तो क्या हुआ, करंट किसके पास जा रहा था, लाइट के पास जा रहा था, लेकिन जैसे हमने इंजन को ओपन किया और मतलब कि इंजन को हमने स्टार्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, इंजन ने लार्ज करंट को अपने अंदर ड्रॉ किया, मतलब कि अंदर खींचा। ठीक है, इंजन ने भी करंट को खींचा। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर हुआ पोटेंशियल में ड्रॉप, और पोटेंशियल में ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, हेडलाइट डीम हो जाती है। ठीक है, रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, अ लार्ज पोटेंशियल ड्रॉप, ये है रीज़न इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अच्छा क्यों होता है, बेटर क्यों होता है, किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। किस लिए, मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल मेजर करने की, तो ऐसे में पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है वोल्टमीटर से, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। तो भाई साहब, वोल्टमीटर जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है पोटेंशियोमीटर के कंपेयर में। मतलब पोटेंशियोमीटर अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है, The potentiometer is preferred over voltmeter when there is a measurement of EMF of the cell because the potentiometer does not draw any current as it is a null device. This is important, null device। देखिए होता क्या है, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, अपने करंट को खींचता नहीं है, लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है, करंट को खींचता है। तो इस वजह से क्या होता है, पोटेंशियोमीटर को बेस्ट माना जाता है। इसके और ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास एक इमेज मिल जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से लिखे हुए पॉइंट। पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर।
तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो अच्छा माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है, किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। उसके बाद दूसरा ये बताया गया पॉइंट यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस। अब जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना हम अच्छा मानेंगे, तो पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियोमीटर सस्ता आता है वोल्टमीटर के कंपेयर में। और सबसे इंपॉर्टेंट डी वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, द पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सेल। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो करंट ड्रॉ नहीं करता है सेल के अंदर से, लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है, करंट को ड्रॉ करता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को बेस्ट माना जाता है, करंट को खींचता नहीं है वो। आया समझ में? तो ये आप जितने सारे पॉइंट आपको करवा दिए मैंने, इसमें से आपको जो अच्छे लगे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, लेकिन लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से कर ही लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ देयर आर एन सेल, हमारे पास एन सेल है, उसके अलावा हमारे पास EMF E है, और R क्या है, स्मॉल r क्या है हमारे पास, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। इफ़ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये सबको हम किस में कनेक्ट कर दें, पैरेलली कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, राइट द इक्विवेलेंट EMF। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट EMF निकाल के हमें बताना है। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो फटाफट इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार अभी तो, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्यूशन देखोगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन कहाँ पर है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर है सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। ये देखिए, तो होता क्या है, सेल को हमने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलल समझते हो, पैरेलली हमने कनेक्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सेल है। आप 2 नंबर के हिसाब से भी मत देखो इसको, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको लिखना है, लेकिन अभी आप लोग इसका फंडा समझो क्या सिस्टम है। यहाँ पर हमने सेल को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर भी सेल को कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी सेल को कनेक्ट किया है। ठीक है, देखो सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, ये छोटा r जो होता है, स्मॉल r होता है, ये किसको बताता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है। जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं ना, उस समय जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। ध्यान रखना, पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को हम EMF बोलते हैं जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं। ओके, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं होती है तो आप डायरेक्ट वोल्टेज बोल सकते हो, पोटेंशियल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हो तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, EMF बोलना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो ये फंडा हुआ। अभी आपको मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान देते जाओ, आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं, थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, हमने कितने सेल लगा रखे हैं पैरेलल में, n नंबर ऑफ सेल्स लगा रखे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से डैश 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 करके n नंबर ऑफ सेल्स हमने लगा रखे हैं। कहाँ कैसे लगा रखे हैं, पैरेलली सबको लगा रखा है। ओके, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई साहब, हम ये जानते हैं कि जो V होता है इजिकल्स टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से हम ये सभी जानते हैं कि V इजिकल्स टू क्या होता है, IR होता है। देखो V इजिकल्स टू IR, वोल्टेज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। देखिए इसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करी, तभी तो हमने यहाँ पर R लिखा है। अगर यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते तो यहाँ पर V की जगह पर क्या आता, V की जगह पर E लिखते हम लोग, क्योंकि वो EMF हो जाता फिर। ओके, तो अभी हमने क्या लिखा, V इक्वल्स टू IR लिखा। ओके, चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, तो हम जानते हैं कि जब हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए जाते हैं तब हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इतना आप लोग जानते होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तब रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R2, 1 प्लस 1/R3 R2। इस तरह से अगर और भी ज़्यादा है तो आप उसको लिख दीजिए 1/R प्लस 1/R1, 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, डैश 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 करके जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बस यही फंडा हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि भैया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सबका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो भाई साहब हम मान के चलते हैं कि सभी में 1/R वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, सेल हमारा सब सेम है। अगर सेल हमने सेम लगा रखा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबके अंदर सेम होगा। ओके, तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, n टाइम्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है, मतलब 1/R 1/R 1/R, कितनी बार लिखो, n टाइम्स लिख दो। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि n/R
इस तरह से बोल सकते हैं इसको कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से हम निकालेंगे, एन अपॉन आर के फॉर्म में निकालने वाले हैं कि 1 अपॉन आर डैश। आर डैश अभी क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा, तो आर डैश हमने क्या बोला 1 अपॉन आर डैश होगा एन अपॉन आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ हमने क्या लगा रखे हैं, सेल्स लगा रखे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे एन अपॉन आर बोलेंगे। ओके, तो अब हमें अगर क्या निकालना है, अगर हमें ये आर डैश निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा, ये आर ऊपर जाएगा एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन बन जाएगा। अगर अभी आपको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना सारा तो हमको लिखना नहीं है 2 नंबर में, कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस देखते रहो, जितना समझ में आ रहा उतना काफ़ी है। तो हमने क्या करा, आर डैश को क्या लिख दिया, आर अपॉन एन लिख दिया। आर डैश क्या है भाई साहब, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन जो आर डैश है वो क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए, तो भाई साहब इतना हमको समझ में आया। अब हमें अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर सभी का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, अरे भैया अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे कॉम्बिनेशन का तो कैसे निकालोगे, इंटरनल प्लस करो, इंटरनल को प्लस करो और एक्सटर्नल को प्लस करो। अरे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम में चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर सबका इंटरनल काउंट कर लिया, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, इस तरह से काउंट कर लिया, लेकिन एक बाहर भी तो लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर नहीं देखा क्या आपने, ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप लोग, कहाँ निकल गया भाई साहब, ये रहा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भी तो एक ये लगा हुआ है एक्सटर्नल में, ये भी तो लगा हुआ है कि यहाँ पर ये क्या है हमारा, आर है, आर। ओके, ये आर क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आया इतना समझ में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि इंटरनल को प्लस कर लो और एक्सटर्नल को प्लस कर लो, यही तो रेजिस्टेंस है। तो हमने बस यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इंटरनल हमने कितना निकाला अभी, अरे इंटरनल अभी तो निकाला ये, तो इसको प्लस करो, किसके साथ प्लस करोगे, एक्सटर्नल के साथ प्लस करोगे। एक्सटर्नल क्या होता है, आर होता है हमारा। तो बस इन दोनों को जोड़ोगे तो किस तरह से रिलेशन निकलेगा। अब ये तो आप लोग कर सकते हो यार, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एन अपना जो आएगा वो कॉमन आएगा, उसके बाद इस तरह से आप लोग बना लोगे। ओके, इतना मैथ्स तो आप सभी को आता होगा। फिर आगे आ जाइए, तो ये हमारे पास कुछ फंडा आया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट स्टेप हम वही करेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू होता है आई आर। तो हम क्या करेंगे, I को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। ओके, V बाई आर लिख सकते हैं, यहाँ पर I लिख दिया। अब V क्या है हमारे पास, V है वोल्टेज। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं तो उस समय हम V नहीं लिखते हैं, उस समय हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं E। तो क्या बनेगा, E अपॉन आर, E अपॉन आर। अब ये R क्या है, R होता है रेजिस्टेंस, R क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है ना। लेकिन हमें पता है यहाँ पर इंटरनल भी है, तो जो टोटल हमने निकाला है ये, इसको हम लिखेंगे R की जगह पर, मतलब E लिखेंगे, उसके बाद जो R है, R की वैल्यू हम ये रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने इंटरनल को भी प्लस किया है। तो E अपॉन R अपॉन एन आर अपॉन एन, तो ये बनेगा रिलेशन। अब इसको आप लोग और आगे सोल्व कर सकते हो, ये जो n होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा ये। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप समझाई है। लेकिन जब आप लोग खुद से करके देखोगे तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग अपने हिसाब से करके देखोगे इसको तो सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक बार मैं फटाफट समझा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाकर देखा। देखो 2 नंबर में डायग्राम नहीं बनाना है आपको, समझ जाओ आप लोग, इतनी बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन बनाकर देखा कुछ इस प्रकार का कि इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें। उसके बाद हमने सेल को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। पैरेलल में हमने कितने सारे सेल्स लगा रखे हैं, 1 2 3 इस प्रकार के n नंबर ऑफ सेल्स हमने लगा रखे हैं। एक हमने लगा रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल कहाँ लगा रखा है, ये लगा रखा है एक्सटर्नल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे R। तो अब हमने लास्ट में क्या किया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कर दिया। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यहाँ पर हमने कर दिया कि भैया इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को जोड़ दो। तो एक्सटर्नल तो हमें पता था, इंटरनल हमने कैसे निकाला, इंटरनल निकाला हमने फॉर्मूले के हिसाब से कि भैया हमें पता है कि जो भी हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर
इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना समझने की, 1/r इक्वल्स टू 1/r1/1/r2 इस तरह से निकालते हैं। तो हमारे पास कितने लगे हुए हैं भाई साहब, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, n/r बोलेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन लोग। ओके, बस यही करना है। उसके बाद आपको जोड़ देना है इनको, जोड़ने के बाद e के अपॉन में इसको लिखना है, उसके बाद n जो रहेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, और पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।